हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज की इस बिगनर सीरीज में फ्रेज, क्लॉज, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स एंड प्रोवर्ब के बारे में जानेंगे। दरअसल ये जितने भी जो टर्म्स मैंने अभी बोले, ये बिगिनर को बहुत कंफ्यूज करते हैं क्योंकि इनमें काफ़ी चीज़ कॉमन होती हैं। तो आइए हम इस क्लास के द्वारा इन सबको एक एक करके डिटेल में समझते हैं और सारा कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब। तो हम जो भी ये टॉपिक कवर करेंगे इसमें हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे, इनके कुछ एग्जांपल देखेंगे, और अगर इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं तो उनके टाइप्स देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि एज ए होल इनकी मीनिंग इधर इडियमेटिक होती है और फिर लिटरल होती है। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला है फ्रेजल वर्ब। इसकी जो डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि ए फ्रेजल वर्ब इज ए वर्ब combined with one or more particles। और वो particles क्या होते हैं? Usually a preposition or an adverb that together create a new meaning different from the original verb। तो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन, ज्यादातर हम प्रीपोजिशन से ये बनते हैं और कभी कभी कुछ केस में एडवर्ब के साथ भी ये बनते हैं। तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, और वी कैन से एडवर्ब, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और वर्ब प्लस एडवर्ब, जब इनका कॉम्बिनेशन से एक नई मीनिंग निकलती है तो उसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। और इनका स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होता है। तो एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कैरी ऑन, पुट ऑफ, कैरी आउट, लुक इनटू, लुक अप। तो ये जो इसका पहला वर्ड है, ये सारी क्या, आप जानते हैं ये सारी वर्ब है। और सेकंड पार्ट में यहाँ पे ये सारी ऑन, ऑफ, आउट, इनटू, अब ये क्या प्रीपोजिशन है। पर ये दोनों मिलके जब ये मिलते हैं तो इनकी एक नई मीनिंग हो जाती है, जो कि हम इनके इसकी वर्ब की अपनी मीनिंग से कुछ अलग ही होती है। तो हमें फ्रेजल वर्ब को जानने के लिए इनकी मीनिंग्स को, इनको हमें पता होना चाहिए, हमें समझना पड़ेगा। और ऐसे नहीं कि एक फ्रेजल वर्ब की एक ही मीनिंग होती है, एक फ्रेजल वर्ब की 50 मीनिंग है, कई सारी मीनिंग हो सकती है। तो हमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उनको यूज करना आना चाहिए, उनकी मीनिंग को हमें समझना चाहिए। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कैरी ऑन। कैरी मतलब तो होता है कोई चीज ले जाना, बट कैरी ऑन का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना। जैसे पुट ऑफ है, पुट मतलब तो कोई चीज रखना। अगर हम पुट ऑफ का मतलब देखते हैं तो पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना। और हम और इसका मतलब ये होता है डिले समथिंग। कैरी आउट, कैरी मतलब अगेन ले जाना। कैरी आउट मतलब कोई काम को एग्जीक्यूट करना, कोई काम करना। लुक इनटू, लुक मतलब होता है देखना, पर लुक इनटू का मतलब होता है कोई जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना, है ना। ऐसे लुकअप, इन सब की अलग अलग मीनिंग होती है। तो ये थे वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। ये जो अगला एग्जांपल है लुक अवे, यहाँ पे अवे क्या है, एडवर्ब है। तो ये वर्ब प्लस एडवर्ब से भी बनता है। अगर इनकी हम टाइप की बात करें तो हम इनको बोल सकते हैं कि कुछ फ्रेजल वर्ब सेपरेबल होते हैं और कुछ इनसेपरेबल होते हैं। सेपरेबल मतलब इनको अलग 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 इनको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इनसेपरेबल मतलब इनका ऑर्डर हम इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो जैसे पहला एग्जांपल है आई लुक्ड अप ए न्यू वर्ड। यहाँ पे जो लुक अप का मतलब होता है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में लुक अप का मतलब है कि कोई इंफॉर्मेशन ढूंढना। तो ये क्या बता रहे हैं कि आई लुक अप ए न्यू वर्ड, कि मैंने एक नया शब्द ढूंढा। डिक्शनरी में या कहीं भी हो सकता है, किसी रेफरेंस बुक में। अब यहाँ पे इसी को आप देख सकते हैं कि हमने इनको सेपरेट कर दिया। आई लुक्ड ए न्यू वर्ड अप, इन दोनों की मीनिंग सेम ही है, तो हमने इनको ये सेपरेट किए जा सकते हैं। बट कुछ फ्रेजल वर्ब होते हैं जो कि हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे लिखा है यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कि फोर को यहाँ कर दो, ये एक साथ ही रहेगा हमेशा।
तो स्टैंड फोर्स को हम बोलेंगे कि ये इंसेपरेबल फ्रेजल वर्ब है, कि यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशंस है। यूएन का जो मतलब है क्या है, यूनाइटेड नेशंस है। अब हम मीनिंग की बात करें तो इडियमेटिक, तो मीन्स इनको हम इनके शाब्दिक अर्थ से नहीं जान सकते, इनकी मीनिंग इडियमेटिक होती है इनकी मीनिंग, और उसको आप बोलते हैं नॉन लिटरल हो सकती है। जो इनकी अपनी मीनिंग है उससे, इनकी जो इंडिविजुअल वर्ड की मीनिंग है उससे हम फ्रेजल वर्ब की मीनिंग नहीं पता कर सकते, हमें इनकी मीनिंग अलग से पता होनी चाहिए कि इनकी मीनिंग क्या है। तो हम बोलेंगे ये क्या है, नॉन लिटरल है और इडियोमेटिक है। अब आगे दूसरी टॉपिक देखते हैं। दूसरी टॉपिक है फ्रेज, इसको हिंदी में हम बोलते हैं वाक्यांश, और ये एक जनरल कैटेगरी है, मीन्स इसके अंदर इडियम्स भी आते हैं, फिक्स एक्सप्रेशन भी आते हैं। एज ए होल हम सबको क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होते हैं। इनकी डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, मीन्स ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और ये सेंस तो बनाते हैं बट क्या नहीं बनाते, कंप्लीट सेंस नहीं होता इनका। तो हम बोल सकते हैं कि नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, इनमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता। या तो इनमें कोई सब्जेक्ट होता है तो वर्ब नहीं होता, आपस में एक कोई सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कंसेप्ट इसमें नहीं होता, और इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये किसी, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये किसी सेंटेंस के पार्ट हो सकते हैं और पार्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अंडर द टेबल। अब आप देखेंगे अंडर द टेबल ये अपने आप में एक सेंटेंस नहीं है, इसका मतलब अपने आप में इसका कोई पूरा सेंस नहीं है। इन द रेड शर्ट फॉर ए वाइल और इन द कॉर्नर, तो ये इनका यूज हम किसी एग्जांपल में एज ए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या सेंटेंस को पूरा करने के लिए या किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए हम ये यूज करते हैं। अब अगर हम टाइप की बात करें तो आपने सुना होगा नाउन फ्रेज होता है जो सेंटेंस में नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ब मिला के एक फ्रेज का एक ग्रुप बनाते हैं। इन्फिनिटिव फ्रेज होता है, जीरंड फ्रेज होता है, पार्टिसिपल फ्रेज होता है और प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। अब इनकी मीनिंग की बात करें तो इनकी मीनिंग भी क्या हो सकते हैं, लिटरल भी हो, इनकी मीनिंग लिटरल भी हो सकती है और इडियोमेटिक भी हो सकती है। अब यहाँ पे आप देखो अंडर द टेबल, तो यहाँ पे हमें पता ये क्या बोल रहा है कि टेबल के नीचे, तो इसकी मीनिंग मीन्स लिटरल है। बट इन द रेड शर्ट क्या है, लाल शर्ट, लाल कमीज में, इन द कॉर्नर कोने में, तो यहाँ पे इनकी मीनिंग लिटरल है। बट फ्रेज क्या हो सकते हैं ये, क्योंकि मैं एक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो फ्रेज इनकी मीनिंग इडियोमेटिक भी होती है, जिनको हम उनके शब्दों की मीनिंग से जिनकी मीनिंग नहीं निकाल सकते। तो अब एक और कैटेगरी है फिक्स एक्सप्रेशन। सभी को हम फ्रेज बोलते हैं, पर अगर हम बांटे तो आपने कभी देखा होगा कुछ फिक्स एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं अपने डेली लैंग्वेज में। तो फिक्स एक्सप्रेशन अगर हम हिंदी में बोले तो क्या है, स्थिर और निश्चित अभिव्यक्ति। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए फिक्स एक्सप्रेशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड टुगेदर इन द सेम वे एंड यू कैन नॉट चेंज देयर ऑर्डर। फिक्स एक्सप्रेशन जो बोलते हैं कि एक ऑर्डर में इनका ऑर्डर फिक्स होता है, इनको उसी ऑर्डर में हम यूज करते हैं और वी कैन नॉट चेंज इट्स ऑर्डर, हम इनका ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने कई बार यूज किया होगा, औरों को बोलते हुए सुना होगा, ये बुक्स में पढ़ा होगा, बाय द वे, एज सुन एज पॉसिबल, ऑफ कोर्स, इन अ नटसेल, टू बी ऑनेस्ट, वंस अपॉन अ टाइम। इनका इनका यूज हमने अपनी लाइफ में कई बार लिखने में, बोलने में किया है। तो ये क्या है, आप बाई द वे को द वे बाई इनका चेंज नहीं कर सकते, एज सुन एज पॉसिबल को हमें ऐसे ही बोलना पड़ेगा, तो इसलिए इनको हम फिक्स एक्सप्रेशन बोलते हैं। और आप बोलोगे ये क्या है, तो बेसिकली ये भी क्या है, फ्रेज है। फ्रेज के अंडर में क्या आते हैं, फिक्स एक्सप्रेशन आते हैं। अब आप और भी देख सकते हैं, कीप एन आई ऑन, ये भी क्या है, ये भी एक फिक्स एक्सप्रेशन है कि इनका ऑर्डर आप नहीं चेंज कर सकते। ए पेन इन द नेक और ए पीस ऑफ केक,
यहाँ पे आपको ए पीस ऑफ केक में ए पीस ऑफ केक ही बोलना पड़ेगा। ए पेन इन द नेक मीन्स यहाँ पे आपको नेक ही बोलना पड़ेगा और ऑर्डर भी यही रखना पड़ेगा, और इन वर्ड्स को आपस में इनसे इन वर्ड्स को किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो आपने जो ये ऊपर वाले देखे इनकी मीनिंग क्या थी, इनकी मीनिंग लिटरल थी, आप इनको समझ सकते हो। पर यहाँ ए पेन इन द नेक इसका मतलब ये नहीं कि गले में दर्द, इसकी मीनिंग अलग है। ए पीस ऑफ केक इसका मतलब ये नहीं कि केक, आप यहाँ पे ए पीस ऑफ कुछ और नहीं बोल सकते, आपको इसका एक फिक्स है कि ए पीस ऑफ केक मतलब यहाँ पे इसकी मीनिंग होती है इजी टास्क। आप बोल सकते कि दिस जॉब इज ए पीस ऑफ केक फॉर मी। तो ये हमने देखा इनका एग्जाम्पल। और अगर हम इनकी मीनिंग की बात करें तो हमने बताया कि इनकी मीनिंग कैन बी लिटरल और इडियोमेटिक। इनमें से कुछ होते हैं जो कि शाब्दिक अर्थ होते हैं, कुछ होते हैं जिनको जो कि इडियोमेटिक मीन्स लाक्षणिक होते हैं, उनको हम उनके शब्दों के अर्थ से नहीं पता कर सकते। तो ये हो गया फिक्स एक्सप्रेशन, ये आता है ये फ्रेज के ही एक पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि all fixed expression are phrase but all phrases are not fixed expression। अब आगे देखते हैं इडियम्स। इडियम्स को हिंदी में हम बोलते हैं मुहावरे। तो ये होते क्या है, idioms is also a combination of words but we cannot deduce the meaning of an idiom from the individual words put together, so we can say that idioms has implied meaning। मीन्स ये क्या होते हैं, नॉन लिटरल होते हैं और इनकी मीनिंग क्या होते हैं, हिडन होती है। तो इडियम्स भी क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग को हम इनके इंडिविजुअल शब्दों से नहीं निकाल सकते। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो क्या होता है, मुहावरों का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता, उनका क्या होता है, लाक्षणिक अर्थ होता है। मतलब शब्द कुछ और कहते हैं लेकिन उनका असली अर्थ कुछ और होता है। तो ये हो गया आपके इडियम। आप एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हिट द नेल ऑन द हेड। आपने देखा होगा ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। पर नहीं, अगर आप कोई इनकी मीनिंग देखे, हिट द नेल ऑन द हेड, इसकी मीनिंग से पता चलता है कि किसी के सर पे क्या करना, नेल हिट करना। बट वो तो इसका शाब्दिक अर्थ है, बट इनका असली अर्थ ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसके लिए नहीं यूज होती। इसका मतलब है मीनिंग इसकी क्या है, डू समथिंग एब्सोल्यूट राइट, सही से कुछ काम को, किसी काम को सही से करना। दूसरा है, अगर हम एक और दो तीन और एग्जांपल देखते हैं, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब है कि रात में, आधी रात में तेल जलाना। पर ऐसा नहीं है, इसकी मीनिंग है टू वर्क ऑल नाइट, सारी रात भर काम करना। ऐसे ही कुछ ये सारे इडियम है, इनकी सबकी मीनिंग ये सारे इडियोमेटिक होते हैं। अंडर द वेदर, इसका मतलब होता है फीलिंग सिक। स्पिल द बीन, इसका मतलब होता है रिवील ए सीक्रेट, गुप्त सूचना को क्या करना, रिवील कर देना। वंस इन ए ब्लू मून, इसका मतलब होता है वेरी रेयरली, जो चीज कभी कभी होती है। तो आप देख रहे हैं कि इन ये जो सारे ग्रुप ऑफ वर्ड लिखे हैं इनकी मीनिंग इंटायरली अलग है इनकी वर्ड की मीनिंग से। तो हम तो इसी इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जितने भी इडियम होते हैं, इसीलिए हम इनको इडियम बोलते हैं कि ये इडियोमेटिक होते हैं। इनकी मीनिंग, इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स की मीनिंग को हम इनकी वर्ड्स मीनिंग से नहीं पता कर सकते, इसलिए हमें इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, ये हमने देखा इडियम्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारी प्रोवर्ब। इनको हम इनको हम हिंदी में बोलते हैं लोकोक्तियां या कहावतें। और इडियम्स को हम क्या बोलते हैं, मुहावरे। तो आइए देखते हैं ये इनकी डेफिनेशन क्या होती है। ए प्रोवर्ब इज ए शॉर्ट वेल नोन सेइंग दैट एक्सप्रेसेस ए जनरल ट्रूथ, एडवाइस और विजडम। तो ये क्या होते हैं, एक छोटा और प्रसिद्ध वाक्य होता है जो पहले से चले आ रहे हैं,
जो किसी सामान्य सत्य, सलाह या ज्ञान को व्यक्त करता है। और हम देख सकते हैं प्रोवर्ब आर यूजुअली कंप्लीट सेंटेंस, ये अपने आप में क्या होते हैं, पूरे सेंटेंस होते हैं। इसमें से कुछ मोटिवेशनल होते हैं, कोई इसमें से किसी को वार्निंग देने के लिए भी यूज होते हैं, कुछ जनरल ट्रूथ होते हैं। तो ये कई टाइप अलग अलग कैटेगरी में हम बोल सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक अपने आप में पूरा सेंटेंस है, और ये लिटरल भी होते हैं, मतलब ये सब इनकी मीनिंग फिक्स होते हैं। कुछ इसमें ऐसे होते हैं कि जो इडियोमेटिक भी होते हैं। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आप समझ सकते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी क्या है, एक ये भी लिटरल है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये वाला आप देख सकते हैं, ये क्या है, लिटरल है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। आगे देखते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये सारे क्या है, ऐसे कई सारे प्रोवर्ब होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। इनमें से किसी की मीनिंग तो हमें उनके शाब्दिक अर्थ से पता चल जाती है, बहुत पॉपुलर भी ऐसे होते हैं, और कुछ होते हैं कि वो एग्जाम्पल में हम देखते हैं। तो इनकी मीनिंग हम जैसे कि हमने बताया क्या होते हैं, लिटरल और इडियोमेटिक होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है लिटरल प्रोवर्ब्स, तो हम उसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग, उनकी फिक्स मीनिंग, उनकी मीनिंग जो उनके शब्दों से डायरेक्ट पता चलती है। और इडियोमेटिक प्रोवर्ब मींस हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग, उनकी मीनिंग क्या होती है, हिडन होती है, मीनिंग कुछ और होती है। एक एग्जांपल यहाँ पे, ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो इसकी मीनिंग जैसे आप शब्दों में दिख रहा है वैसे नहीं, इसकी मीनिंग है फिक्स ए स्मॉल प्रॉब्लम अर्ली और इट विल बिकम ए मच बिगर प्रॉब्लम लेटर। ये बताता है कि हमें समस्याओं को समय रहते इनको क्या करना चाहिए, उनका निराकरण कर देना चाहिए, नहीं तो बाद में जाके वो क्या हो जाती है, बड़ी बड़ी समस्या का रूप लेती है। अब आगे देखते हैं, लास्ट टॉपिक जो हमारी क्लॉज, इनको हम उपवाक्य भी बोलते हैं। तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms part of a sentence and contains a subject and predicate is called clause, means इनमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट होता है। और ये क्या होते हैं, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और ये अपने आप में क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब होता है, ये अपने आप में एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, पर अपने आप में एक पूरा सेंटेंस नहीं होते। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही हैज ए चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, उसके पास एक चेन है जो कि सोने की बनी हुई है। तो आप यहाँ देखेंगे विच इज मेड ऑफ ए गोल्ड, यहाँ पे इज विच क्या है, ये सब्जेक्ट है, और इज क्या है, ये वर्ब है। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसलिए क्या है, ये क्लॉज है। बट ये अपने आप में पूरा सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस का सब वाक्य सब पार्ट है। तो अगर हम क्लॉज को देखते हैं तो जनरली क्लॉज को दो टाइप में कैटेगराइज किया गया, एक होती है मेन क्लॉज और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, मुख्य उपवाक्य भी बोलते हैं, और इनको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम बोलते हैं आश्रित उपवाक्य, इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो होता है, लेकिन इसका अर्थ अधूरा होता है। किसमें, ये बात करें सबऑर्डिनेट क्लॉज की, जब तक कि मुख्य वाक्य न जोड़ दिया जाए। तो इसलिए इनको हम डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, क्योंकि इनको अपनी मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंड रहना पड़ता है। और जो हम जैसे हमने देखा मेन क्लॉज को किसी पर डिपेंड नहीं रहता, मेन क्लॉज अपने आप में उसकी पूरी पूरा सेंस और पूरी मीनिंग होती है। आगे देखते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने टाइप के होते हैं, आपने देखा होगा नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, उसको हम रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं, और एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन क्लॉज जहां पे वो ग्रुप ऑफ वर्ड, ये जो क्लॉज है नाउन का काम करती है,
वो सब्जेक्ट के रूप में हो सकती है, ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकती है, वो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन हो सकती है। एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम करती है, और एडवर्ब क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड या जो क्लॉज है वो उस सेंटेंस में किसका काम करते हैं, एडवर्ब का काम करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने एक वेरी बेसिक और एक जो ये टॉपिक पढ़ी, पर ये बहुत यूजफुल होती है और हमें आगे इंग्लिश लर्निंग में, एडवांस इंग्लिश लर्निंग में ये हमारा हमें काफी हेल्प करेगी। तो थैंक यू दोस्तों। आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।